नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। घर से पढ़ाओ अभियान के तहत ये पाठ आप तक पहुंच रहे हैं। तो हम कर रहे हैं रीतिकालीन कवि देव को। देव का एक सवैया और एक कवित्त हम पढ़ चुके हैं और एक कवित्त अब पढ़ेंगे। इस कवित्त में पूर्णिमा की रात तारों और चांद से भरी हुई है, रोशनी फैली हुई है, उसका सुंदर वर्णन किया गया है। पहले ये कवित्त पढ़ते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। फटिक से लानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। फटिक से लानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिल मिली होती, तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिली मिली होती। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो अब हम इस कवित्त पे बात करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं और साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताते चलेंगे। शब्दों के अर्थ पता लगने पे ही इसके मतलब को समझा जा पाएगा। तो अब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। पहले बताया जा चुका है कि इसमें पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन है। चांदनी और तारों की रोशनी से झिलमिलाया हुआ है आकाश, रात का आकाश, और उसमें कवि किस किस तरह के चित्र देख रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फटिक से लानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। फटिक से लानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक स्फटिक, स्फटिक एक प्रकार का पत्थर है, एक तरह की मणि है जिसकी रोशनी जिसमें झिलमिलाती है, जिसकी चमक चारों ओर फैल करके वातावरण को रोशन कर देती है। तो चांदनी रात है और चांद की रोशनी पूरे वातावरण में फैली हुई है। कवि को ऐसा लगता है कि फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, के स्फटिक सिलानी मतलब पत्थर, स्फटिक पत्थर से, सुधार्यो मतलब बनाया जाना, सुधा मंदिर, सुधा मतलब अमृत, अमृत का मंदिर बनाया गया है स्फटिक के पत्थर से, स्फटिक की मणि से, जिससे रोशनी चमकती है, झिलमिलाती है जिसमें। तो चांदनी रात कवि को अमृत के मंदिर के समान नज़र आती है, जो कि स्फटिक के पत्थर से, मणियों से बनाया गया है और जिसकी जो रोशनी की चमक जिससे उठती है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। उदधि मतलब समुद्र, दधि मतलब दही। फिर कैसा कवि को लगता है कि जैसे उदधि दधि को सो अधिकाई, अधिकता में उमगे, उमग रहा है, उमड़ रहा है, अमंद जो मंद ना पड़े।
कवि को चांदनी रात ऐसे लगती है जैसे दही का समुद्र उमड़ रहा हो बिना मंद पड़े। बहुत ज़्यादा उमड़ना, दही के समुद्र के समान। दही की जो उज्ज्वलता है, धवलता है, और उसका उमड़ना चांदनी रात कवि को इस तरह से लगती है। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने जो बात कही है कि दुधिया चांदनी रात है, ऐसा लगता है कवि को जैसे अमृत का मंदिर बनाया गया हो, जो उज्ज्वल स्फटिक की चट्टान से बना हुआ है और उससे रोशनी उठ रही है, और प्रकृति में चारों ओर बिखरी चांदनी कवि को दही का समुद्र उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे आगे, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव। ये समुद्र इस तरह से उमड़ रहा है, रोशनी इतनी ज़्यादा सघनता के साथ फैली हुई है कि बाहर ते भीति लो, बाहर से भीतर देखने पे भीति न दिखाई देव। देव कह रहे हैं कि भीति मतलब दीवार, बाहर से अंदर देखते हैं उस मंदिर में, तो जिस मंदिर की सुधा मंदिर, अमृत के मंदिर की बात कही गई है, ये चांदनी रात है। बाहर से अंदर देखते हैं तो भीति न दिखाई देव, दीवार दिखाई नहीं देती है। देव कह रहे हैं कि दीवार दिखाई नहीं देती है, इतनी उसकी चमक है, उससे आँखें चुंधिया जाती हैं रोशनी से। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। और उस मंदिर के आंगन में और फरस पर, फरस बंद, फरस पर और आंगन में ऐसा लगता है जैसे दूध को सो फेन फैलो। फेन मतलब झाग, जैसे दूध का झाग फैल रहा हो, इतनी अधिक रोशनी है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे बाहर से भीतर देखने पे कोई दीवार नज़र नहीं आती, और फिर आंगन और फरस पर कवि को लगता है कि जैसे दूध का झाग उमड़ रहे हों। फिर कवि कहता है कि तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिल मिली होती। तारा सी तरुणी, आकाश, रात का आकाश में चांद के साथ साथ तारे हैं, और वो तारे ऐसे लगते हैं कि जैसे तरुणी हो। तरुणी मतलब युवतियाँ। जैसे उस चांदनी रात में उस जो मंदिर है उसमें तारा सी तरुणी तामे, तामे मतलब उसमें, ठाड़ी मतलब खड़ी हों, झिलमिली होती, झिलमिला रही हैं तरुणियाँ। जो आकाश है उसमें तारे चमक रहे हैं, कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वो युवतियाँ हों और वो झिलमिला रही हों परियों की तरह से। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी खड़ी हैं, और वो उनकी रोशनी भी झिलमिला रही है, चांद की रोशनी और उनकी रोशनी से झिलमिलाहट और जगमगाहट हो रही है। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। जैसे मोतिन की ज्योति, जैसे मोतियों की ज्योति, तारे खूब सारे हैं तो जैसे बहुत सारे मोती और उनकी ज्योति, उनकी रोशनी फैल रही हो। मिल्यो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक फूल है, और मकरंद मतलब उस फूल का रस। जैसे मोतियों की ज्योति, मोतियों का प्रकाश मल्लिका के रस के साथ मिल गई हो, ऐसा लगता है कवि को कि जो तारा सी तरुणी, जो आकाश में तारे हैं, वो युवतियाँ
लगती हैं कवि को और उनसे रोशनी फूट रही हो। ऐसा लगता है कवि को कि जैसे मोतियों की रोशनी और उसमें रस, मल्लिका का एक प्रकार का फूल, उसका रस और ज्योति रोशनी वो मिल गई हो। आरसी से अंबर में आभा सी जारी लगे। अंबर आकाश, आरसी मतलब प्रतिबिंब, शीशा जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं। आरसी से अंबर में, अंबर ऐसा लगता है जैसे शीशा हो। आभा सी उजारी लगे, उसमें आभा एक छवि चमक रही है, उसका उजियारा फूट रहा है। और वो कैसा है? प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और चांद कैसा लगता है कवि को कि जैसे प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो, उसमें जो रात का आकाश है उसमें जो आभा फूट रही है वो चांद की रोशनी, और वो चांद ऐसा जैसे वो राधा का प्रतिबिंब हो। तो ये बहुत सुंदर कवित्व, और इसमें हम रात की जो रोशनी है वो उसके लिए जो फटिक सिलानी, सुधा का मंदिर और दही का समुद्र का उमड़ना और दूध के फेन का फैलना और उसमें तारा सी तरुणी, जो तारे हैं वो उनमें युवतियों की छवि देखते हैं जो झिलमिला रही हैं, और मोतियों की ज्योति, मल्लिका का मकरंद, और आकाश में, आकाश जैसे पूरा शीशा हो, प्रतिबिंब हो, और चांद में कभी राधा का प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, इसके यदि काव्य सौंदर्य की छोटी बात की जाए तो हम देख पाएंगे कि इसमें कवि ब्रजभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कवित्व छंद है, और तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है। सुधा एक तत्सम शब्द है, उदधि, दधि, प्रतिबिंब आदि तत्सम प्रधान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें गेयता का, मधुरता का गुण है, श्रृंगार रस है, अलंकारों की छटा देखते ही बनती है, और चांदनी रात का सौंदर्य, जैसे कवि बिल्कुल हमारे सामने एक प्रकृति का चित्र सजीव हो उठता है। रात का चित्र, रात की चांदनी रात का चित्र हमारे सामने सजीव हो उठता है। तो ये हमने पढ़ा देव का कवित्व। इस कवित्व को आप समझ जाएंगे, और जो तीनों छंद हैं जो हमने पढ़े हैं उनको यदि हम समझ जाएंगे, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। मुख्य बात, प्रसंग, व्याख्या, विशेष काव्य सौंदर्य है, और काव्य सौंदर्य यदि हम समझ लेते हैं और पूरी बात समझ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देने आसान हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये, यदि किसी विद्यार्थी को ये नहीं समझ में आता है एक बार सुनने पे, तो एक बार दोबारा से इस पूरी बातचीत को, इस पूरी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को एक बार फिर से सुन लेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। और इसी बातचीत के साथ हम विदा होते हैं और फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो, एक अगले पाठ में। धन्यवाद।